डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर फैक्ट्स में रिंग्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। रिंग है, इसका एक क्वेश्चन पूरा बनता है इसमें से। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके कुछ थॉर्म्स भी है, इसके कुछ पोस्टुलेट्स भी है, उनके बारे में भी हम समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज ग्रुप से ही एक अलग, यानी उसके जैसे ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, वो अपने को देखनी है। वलय होती है। वलय क्या होती है? वलय एक रिक्त समुच्चय है जिसमें द्विचर संक्रिया भी होती है और जिसमें क्रमशः हम योग और गुणा से प्रकट करते हैं, यानी इसमें दो द्विचर संक्रियाएं होती है। जबकि ग्रुप में हमने कितनी द्विचर संक्रिया पढ़ी थी? सिर्फ एक ही द्विचर संक्रिया पढ़ी थी। इसमें दो द्विचर संक्रिया होती है और ये निम्नलिखित अभिग्रहित है जो पोस्टुलेट्स है इनका पालन करता है। सबसे पहले जैसे R1 है, R1 यानी योग का शास्त्रीय, योग का शास्त्रीय जिसमें a प्लस बी प्लस सी, यानी a और b को अलग जोड़ते हैं, c को अलग जोड़ते हैं, या a प्लस बी प्लस सी, a को अलग जोड़ते हैं, b प्लस सी को अलग जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के गुण धर्म का जो पालन करता है उसको हम योग का शास्त्रीय कहते हैं। तो ये R1 है। इसके बाद में R2 देखिए, तत्समक का अस्तित्व है। तत्समक का अस्तित्व क्या होता है? यानी इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो योग का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो होता है, तो जीरो का भी अस्तित्व होना चाहिए। तीसरा जो पोस्टुलेट है, इसमें प्रतिलोम का अस्तित्व है, यानी ए अगर कोई आर का कोई एलिमेंट है और आर में एक ऐसा अवयव बी भी विद्यमान है जिससे ए प्लस बी या बी प्लस ए इक्वल टू जीरो, यानी अगर ऐसे दो अवयव अगर हम जोड़ें और जिनका मान आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो, योग का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, तो जीरो प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रतिलोम का भी अस्तित्व है, यानी ए और बी एक दूसरे के विपरीत है। और तीसरा जो है वो योग क्रम विनिमयता है। योग क्रम विनिमयता मतलब a प्लस बी और b प्लस ए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों इक्विवेलेंट होता है, ये योग क्रम विनिमयता है। और इसका R5 गुणन का शास्त्रीयता है a डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी को पहले जोड़ें या बी डॉट सी सॉरी बी डॉट सी को गुणा करें या ए डॉट बी डॉट सी को गुणा करें, तो ये बराबर आते हैं। तो इसको हम गुणन का शास्त्रीय कहते हैं, यानी योग के लिए क्रम विनिमयता है, गुणा के लिए शास्त्रीयता है। और गुणन और योग की एक बंटनशीलता का नियम और है, तो ये बंटनशीलता है। बंटनशीलता में मतलब गुणा की योग पर बंटनशीलता है, हमेशा याद रखना। योग बी प्लस सी ये योग है और ये ए है, इसके साथ डॉट है, तो गुणा की जो ये बंटनशीलता है वो, इसको हम बंटनता नियम कहते हैं, गुणन की योग पर बंटनशीलता। तो अर्थात वलय देखिए क्या होती है? वलय होती है योग, यानी जो योग की द्विचर संक्रिया है उसके लिए आबेली ग्रुप होता है। देखो, योग की द्विचर संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप होता है, और गुणा की जो द्विचर संक्रिया है उसके लिए ये है वो शास्त्रीयता का पालन करता है। और इसके अलावा थर्ड है वो बंटन गुणधर्म है। तो ये तीन अपने दिमाग में याद रखना है कि वलय के लिए योग के लिए तो वो आबेली ग्रुप होता है, क्रम विनिमय होता है योग के लिए, और ग्रुप तो होता ही है, उसके साथ क्रम विनिमय भी होता है। जबकि गुणा के लिए, यानी योग के साथ साथ गुणा भी होता है इसमें, तो गुणा के लिए वह शास्त्रीयता का भी पालन करता है। और तीसरा है बंटन गुणधर्म, और ये देखिए बंटन गुणधर्म ए डॉट बी प्लस सी और
बी प्लस सी डॉट ए, इसको हम बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, तो इसको हम बंटन गुणधर्म कहते हैं। अब कुछ प्रकार है, वलय के प्रकार देखिए। तो सबसे पहले क्रम विनिमय वलय। क्रम विनिमय वलय देखिए, योग के लिए तो क्रम विनिमय होता है ही है, क्योंकि योग के लिए तो अनिवार्य है, वलय की अनिवार्य कंडीशन है। अगर गुणा के लिए भी वह क्रम विनिमय है तो वो क्रम विनिमय वलय कहलाती है। और आइडेंटिटी वलय किसको बोलते हैं, तत्समक वलय किसको बोलते हैं। वलय में आर प्लस और डॉट में गुणन संक्रिया के लिए अगर गुणन, क्योंकि योज्य तत्समक तो होता है ही है, इसके अलावा गुणा का भी अगर तत्समक हो तो उसको हम, उस वलय को हम गुणन तत्समक वलय भी कहते हैं। यानी आर का जो गुणन तत्समक है, गुणन तत्समक हम जानते हैं एक ही होता है, इसलिए आर को, इसको आर की हम इकाई कहते हैं और इकाई को हम एक से प्रकट करेंगे। थर्ड जो यूनिट है वो शून्य के भाजक रहित है। आगे है देखिए शून्य भाजक सहित वलय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से देखना है। शून्य भाजक सहित वलय क्या होती है। शून्य भाजक सहित वलय यानी कि ऐसी वलय, आर अगर कोई एक वलय है उसको हम शून्य भाजक सहित वलय कहते हैं यदि आर में एक अवयव ऐसा बी अवयव विद्यमान है और एक ए भी एक ऐसा अवयव विद्यमान है जो दोनों आपस में जीरो नहीं है, लेकिन दोनों का अगर हम डॉट गुणनफल लें ए डॉट बी वो जीरो हो जाए, तो इसको हम ए को हम लेफ्ट डिवाइजर कहेंगे और बी को हम राइट जीरो डिवाइजर कहते हैं। यानी ये शून्य के भाजक है, क्योंकि ए डॉट बी बराबर जीरो है, ए और बी आपस में जीरो नहीं है, तो इसका मतलब जीरो में या तो ए का भाग जाएगा या बी का भाग जाता है, तो इसको हम कहते हैं शून्य के भाजक सहित वलय। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं बने जिसमें ए डॉट बी जीरो नहीं हो तो उसको हम शून्य भाजक रहित वलय कहेंगे। यानी कि ये देखिए शून्य भाजक रहित वलय, आर एक शून्य भाजक रहित वलय होती है। यदि ए डॉट बी अगर जीरो होता है तो ये उसी स्थिति में बनता है जब ए या बी दोनों में से किसी एक का मान जीरो आ जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम शून्य भाजक रहित वलय कहते हैं। नेक्स्ट अपने टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन्स। देखिए पूर्णांकीय प्रांत। पूर्णांकीय प्रांत में वलय जो है उसकी कुछ कंडीशन आगे और लागू होती है। यानी वलय है उसमें क्या होता है, एक तो इकाई सहित वलय होती है, यानी वलय है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इकाई एलिमेंट होता है उसमें। सेकंड कंडीशन है वो शून्य भाजक रहित होती है, और थर्ड है वो क्रम विनिमय होती है। यानी ऐसी वलय के अलावा अगर ये तीन कंडीशन उसमें और लागू होती है तो वो पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए फील्ड क्या होता है। फील्ड यानी कि कम से कम, ये याद रखना है, फील्ड में कम से कम दो अवयव अवश्य होते हैं, और इसमें क्रम विनिमय होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ तो पूर्णांकीय प्रांत में भी होता है, इंटीग्रल डोमेन में भी होता है ये, लेकिन क्रम विनिमय और आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा इसमें शून्य भाजक के बजाय इसमें क्या होता है, प्रत्येक जो एलिमेंट होते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, उसका गुणात्मक प्रतिलोम इसमें विद्यमान होता है। जो शून्येतर अवयव होता है इसमें, यानी कि शून्य भाजक रहित होता है, उसके बजाय इसमें क्या होता है, प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में विद्यमान होता है। नेक्स्ट देखिए विभाजन वलय या विषम क्षेत्र क्या होता है। बस जो क्षेत्र होता है वो कम से कम दो अवयव वाला जो क्षेत्र होता है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है और गुणात्मक प्रतिलोम भी होता है, लेकिन ये क्रम विनिमय नहीं होता है। तो क्रम विनिमय जो क्षेत्र क्रम विनिमय नहीं होता है उसको हम विषम क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट वूलन वूलीय विजय या वूलन वलय देखिए किसको बोलते हैं। यदि ए कोई आर का एलिमेंट है तो ए का वर्ग करने पर अगर ए आए तो उसको हम वूलियन वलय कहते हैं। तो ये तो कुछ मुख्य मुख्य जो डेफिनेशन थी वलय की। अब एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है आगे नेक्स्ट देखिए। यदि सिद्ध कीजिएगी आर शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि आर में
निरसन नियम लागू होते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये 4 में, 7 में और 17 में आई हुई है। तो यानी अपने को क्या सिद्ध करना है, आर शून्य भाजक रहित होगी, आर शून्य भाजक रहित होगी यदि उसमें निरसन नियम लागू होते हैं। तो अपने को दोनों तरफ सिद्ध करना है, शून्य भाजक रहित मान के निरसन नियम लागू करेंगे और निरसन नियम मान के शून्य भाजक रहित मानेंगे। तो पहली जो कंडीशन होती है उसको हम नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं, यानी हम आर को शून्य भाजक रहित मान लेते हैं। तो शून्य भाजक रहित मान के हम इसमें कोई 3 एलिमेंट लेते हैं और वो एलिमेंट इस प्रकार से लेते हैं कि a डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, जहाँ पर a है वो 0 नहीं है। तो a डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी मान लिया। अब दोनों तरफ हम माइनस ए डॉट सी से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो इसके बराबर 0 आ गया। तो a b इसमें से a कॉमन ले लिया, a डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0। अब चूंकि r क्या है, शून्य भाजक रहित है, इसलिए r a का मान 0 नहीं है, a का मान 0 नहीं है, इसका मतलब इसमें से b डॉट सी का मान 0 होगा, यानी b इक्वल टू सी। तो निरसन नियम के लिए हम क्या सिद्ध करते हैं, निरसन नियम यही तो होता है कि अगर a डॉट बी और a डॉट सी, ये देखिए a डॉट बी और a डॉट सी अगर बराबर है तो b बराबर c सिद्ध करते हैं, यही निरसन नियम होता है। तो हमने इसको बराबर मान के और b बराबर c सिद्ध कर दिया। तो a डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी अर्थात b बराबर c। तो ये कौन सा निरसन नियम हो गया, वाम निरसन नियम। अतः हम कह सकते हैं r में निरसन नियम लागू है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो सफिशिएंट कंडीशन है, वो क्या है, अगर r में निरसन नियम लागू होते हैं, r में निरसन नियम लागू होते हैं तो हम सिद्ध करेंगे r शून्य भाजक रहित होगा। तो वही r में मान लेते हैं निरसन नियम लागू है, निरसन नियम लागू है। तो अब हम इसका उल्टा मानते थोड़ा, मान लेते हैं ये शून्य भाजक सहित है, अर्थात a बराबर 0, b बराबर भी 0 नहीं है, तो तथा a डॉट b बराबर 0 है, शून्य भाजक सहित मान लिया, यानी a और b दोनों ही 0 नहीं है, फिर भी a डॉट b बराबर 0 है। तो इसमें हमने ये ले लिया a डॉट b बराबर 0 और अब हम मान लेते हैं a डॉट बी बराबर 0 है, और अगर a को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम जानते हैं 0 ही आएगा, और a डॉट बी है, अतः इसका देखो राइट 0 है, इसका भी ये 0 है, तो ये दोनों बराबर है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो a डॉट बी बराबर a डॉट 0। अब चूंकि निरसन नियम लागू है इसमें, इसलिए a डॉट बी बराबर a डॉट 0, अतः हम कह सकते हैं निरसन नियम लागू है तो b बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि निरसन नियम से अगर a से कैंसिल हो जाएगा निरसन नियम से, तो b बराबर 0 बचेगा, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हमने b बराबर 0 तो लिया ही नहीं, हमने तो उल्टा माना था। इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखिए, a डॉट बी बराबर 0 लिया है, a और b 0 नहीं है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम मान सकते हैं, पहली की इक्वेशन ये तो शून्य भाजक सहित हमने लिया है, और ये क्योंकि इसको 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो दोनों से हम ने दिखा दिया b बराबर 0 है, जो कि विरोधाभास है, अतः है r शून्य भाजक रहित होगा। तो ये प्रमेय थी। नेक्स्ट प्रमेय और देखिए, सिद्ध कीजिए कि r, सिद्ध कीजिए कि शून्य के, इसमें देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वाले एक क्षेत्र होती है। तो ये शून्य के भाजकों से रहित भी है, और ये शून्य के भाजकों से रहित भी है, परिमित भी है, और क्रम विनिमय वलय भी है, वो एक क्षेत्र सिद्ध करना है। तो देखो ये जो वलय है वो शून्य के भाजकों से रहित है और क्रम विनिमय वलय है, उसको अपने को क्षेत्र सिद्ध करना है। तो क्षेत्र सिद्ध करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, क्षेत्र में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और प्रत्येक अवयव का इन्वर्स होता है। क्रम विनिमय चूंकि अपने को दिया हुआ है तो अपने को दो बात इसमें दिखानी पड़ेगी। तो R एक परिमित क्रम विनिमय वलय है तथा शून्य के भाजकों रहित है,
अतः क्षेत्र की परिभाषा से R में हम R को एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाएंगे और एक प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम हम इसमें दिखाएंगे। ये बात अपने को दिखानी है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है क्योंकि ये देखो काफ़ी बार आई हुई है, 2019 में भी आई हुई है। तो क्योंकि R एक वलय है और R में हमने n एलिमेंट मान लिए A1 A2 A3 AN। अब माना R में कोई अशून्य अवयव, क्योंकि R में n एलिमेंट है, अन्य एलिमेंट हमने इसमें x मान लिया। तो अगर हम R का ही एलिमेंट एक लें और R के सभी एलिमेंट को अगर R के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये जो एलिमेंट आएंगे वो किसके एलिमेंट प्राप्त होंगे। ये देखिए A1x A2x, ये अगर हम R के एलिमेंट है और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो एलिमेंट है वो R के एलिमेंट ही प्राप्त होते हैं। अतः ये सब R के एलिमेंट हैं। अब हम इन R के सभी एलिमेंट है उसको भिन्न भिन्न दिखाते हैं। तो कोई दो एलिमेंट हम मान लेते हैं बराबर में है, जैसे AIX AJX बराबर मान लिया, I और J है ये बराबर संख्या नहीं है तो बराबर है, इसका मतलब AI और AJX बराबर -0 हो जाएगा और AI माइनस AJ इक्वल टू 0 डॉट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसके बराबर 0 होगा। अब या x बराबर 0 होगा। अब चूंकि x है वो शून्य भाजकों रहित है बोले, इसलिए एक एलिमेंट के बराबर 0 होता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं AJ माइनस इसके बराबर 0, यानी ये दोनों बराबर है। अगर कोई दो एलिमेंट बराबर है तो इसके A और AJ भी बराबर है। अगर AIX और AJX बराबर है तो इसका मतलब AI और AJ भी बराबर। अब चूंकि A1 A2 हमने अलग अलग लिए हैं इसलिए ये सारे अवयव हैं वो अलग अलग है। अब ये जितने भी एलिमेंट हैं वो सब n है, वो R के एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि R के जो एलिमेंट है वो A1 A2 AN है और अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये R के एलिमेंट आएंगे, यानी ये एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट है वो बराबर में है। अब हम R में एक ऐसा एलिमेंट और मान लेते हैं AL, R का ही एक एलिमेंट AL मान लेते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जो कि x के बराबर होगा, AL x बराबर x। क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये मान इसके बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं R का एक एलिमेंट x किसका एलिमेंट है, R का एलिमेंट है, और AL x भी R का ही एलिमेंट है, यानी ये x एलिमेंट इसके किसी न किसी एक एलिमेंट से बराबर हो सकता है। तो मान लिया AL x है वो x के बराबर है। अब चूंकि R क्रमयुग्म में है इसलिए AL x और XAL भी आपस में बराबर हैं। अब इसी प्रकार हम एक अन्य एलिमेंट और मान लेते हैं y, जो कि AMX के बराबर हो सकता है। y भी R का एलिमेंट है, वो भी एक ऐसी स्थिति में AMX के बराबर हो सकता है, अर्थात ALY। अब हम इस AL को y से मल्टीप्लाई करते हैं या y को AL से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये क्रमयुग्म में है। तो AL और y हमने क्या लिया है, AMX लिया है, AMX तो AM इंटू XAL हो जाएगा, XAL x के बराबर है, अर्थात AMX और AMX किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं AL को y से मल्टीप्लाई करेंगे या y को AL से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के बराबर ही आया। और शुरुआत में हमने AL को x से मल्टीप्लाई किया या x को AL से मल्टीप्लाई किया तो x आया, और AL को y से मल्टीप्लाई किया, y को AL से मल्टीप्लाई किया तो y आया। अतः हम कह सकते हैं जो AL जो एलिमेंट है वो एक हो सकता है, क्योंकि इसको अगर हम किसी भी एलिमेंट से गुणा करते हैं वही मान आता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये इसका यूनिटी एलिमेंट है, और एक अवयव एक ऐसा अवयव हो सकता है जिसको a को x से मल्टीप्लाई करें, x को a से मल्टीप्लाई करें, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं उसका इन्वर्स भी होगा। अतः प्रत्येक अवयव है वो गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इसमें गुणात्मक तत्समक भी विद्यमान है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है जिसको आपको अच्छी तरीके से देखना है।